Very good morning, 12th class students. Welcome to the second lecture of dual nature of radiation and matter. As we have discussed in last lecture that what is uh, emission of electron and how it occurs in different ways. First is thermal emission, second is field emission, and third is photoelectric emission. So we have further discussed about the photoelectric emission. एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखे थे जिसमें हेलवेक और लिनार्ड ने एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिया था। हेलवेक एंड लिनार्ड साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिया था जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। एंड वी हैव आल्सो डिस्कस द वेरिएशन ऑफ फोटो करंट with intensity of light incident। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। इट इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड अक्रॉस द टू इलेक्ट्रोड्स। दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में हमने वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है और इस तरीके से इसमें हम बाइसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। बाइसिंग प्रोवाइड करना मीन्स गिविंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू पॉइंट्स या टू इलेक्ट्रोड्स। It is microammeters for current measurement and this is a transparent part for ultraviolet rays or light rays. So we have seen that what is the effect of intensity of light. Intensity of light, अगर हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट को जनरल एग्जांपल में ले या जनरल सेंस में दे लें तो इसका मतलब क्या होता है। मान लेते हैं हम एक ग्रीन कलर का बल्ब ले रहे हैं। अब पर्टिकुलर कलर का जो बल्ब होता है उसका जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कांस्टेंट होता है। फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट। पर्टिकुलर कलर के लिए किसी भी लाइट का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो कांस्टेंट होता है। मींस हम एक ग्रीन बल्ब ग्लो कर रहे हैं तो उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा कांस्टेंट होगा। लेकिन अगर ये अभी 10 वॉट में है, 10 वॉट में ग्लो कर रहा है या 10 वॉट पावर दे रहे हैं या 10 वॉट का बल्ब है तो जितना ग्लो करेगा उसके बाद अगर हम इसी के जगह सेम कलर का 20 वॉट का बल्ब लगाते हैं तो इसका ग्लो क्या हो जाएगा, विथ हायर इंटेंसिटी बोल सकते हैं इसको। मीन्स उसमें ज्यादा चमक होगी। मीन्स इंटेंसिटी क्या है यहां से समझ सकते हैं कि अगर हम 10 वॉट का बल्ब लगा रहे हैं तो जितना ग्लो करेगा, 20 वॉट का बल्ब लगाएंगे तो उससे ज्यादा ग्लो करेगा। मीन्स ब्राइटनेस जिसमें या चमक जिसमें ज्यादा होगा या किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ने के बाद उस ऑब्जेक्ट का चमक या उसका का बोल सकते हैं कि उस पर पड़ने के बाद जो रिफ्लेक्शन आएगा उसका ब्राइटनेस जितना ज़्यादा होगा वो उसकी इंटेंसिटी कहलाएगी। मीन्स इंटेंसिटी ऑफ लाइट डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हमने ये दोनों ग्रीन बल्ब है मीन्स हैव सेम फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी पर इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड ना करके किस पर कर रहा है, उसके पावर पर डिपेंड कर रहा है। मीन्स इसको हम बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक साथ कितने लाइट मतलब कितने फोटॉन्स, ये बोल सकते हैं कि कितने फोटॉन्स एक साथ किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जाके स्ट्राइक कर रहे हैं। सो इट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो जब हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंक्रीज करते हैं मीन्स एक साथ बहुत सारे फोटॉन्स आके उस मेटल प्लेट्स पर स्ट्राइक करते हैं तो क्या होता है, उतने ही अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स वहां से इमिट करते हैं इस
मेटल प्लेट से, ये कैथोड है और ये एनोड है, इस मेटल प्लेट से इमिट करते हैं या इजेक्ट हो जाते हैं और एनोड के साइड में ट्रैवल करते हैं। इसमें हम एनोड पर जो पोटेंशियल लिए हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल लिए हैं, उसको कांस्टेंट रखते हैं और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हैं। तो हमको जो ग्राफ मिला था वो इस तरीके से मिला था। मीन्स ये है फोटो करंट, वाई एक्सिस में फोटो करंट एंड एक्स एक्सिस में इंटेंसिटी। So intensity of light incident या intensity of radiation incident is linearly proportional to या directly proportional to photo current। इसको जस्ट अपोजिट बोले, फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। और ये भी बोल सकते हैं कि फोटो करंट इज linearly increases with intensity of light of given frequency। क्योंकि हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। तो इस ग्राफ से हमको यही पता चलता है कि फोटो करंट इज लीनियरली इंक्रीजेस विथ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये इंटेंसिटी है और ये फोटो करंट है, और ये फोटो करंट लीनियरली इंक्रीज हो रहा है किसके, विथ रिस्पेक्ट टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट के, प्रोवाइडेड दैट गिवन द लाइट हैव अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। मींस एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का लाइट दे रहे हैं, उसके इंटेंसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं। तो इस तरीके से वेरिएशन आ रहा है। नाउ देखते हैं व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल अप्लाइड ऑन एनोड ऑन फोटो करंट। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो करंट। जो हम पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, ये सर्किट इस तरीके से कंप्लीट होता है, और इसको अगर हम कम्यूटेटर लगा के इस तरीके से चेंज करते हैं तो इसका टर्मिनल को भी हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। सो इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो करंट, ये देखेंगे कि फोटो करंट पर इस पर पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो क्या इफेक्ट होता है। नाउ हम अब देखते हैं कि एक अल्ट्रावायलेट रेज को इंसिडेंट करा रहे हैं किस पर, कैथोड प्लेट पर इंसिडेंट करा रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी का लाइट लेते हैं। फॉर गिवन इंटेंसिटी I1 of light of constant frequency, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी का लाइट मान लेते हैं, हैव अ फ्रीक्वेंसी f, या सॉरी न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, न्यू, एंड I1 इंटेंसिटी का लाइट ले रहे हैं। सो फॉर गिवन इंटेंसिटी ऑफ लाइट I1 के लिए यहाँ पर जितने फोटॉन्स यहाँ पर स्ट्राइक करेंगे, सो उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से मूव करना स्टार्ट करेंगे। किधर, एनोड के साइड में, एनोड के साइड में मूव करना स्टार्ट करेंगे। अगर हम इसके एनोड पर जो C के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर हम C के रिस्पेक्ट में भी पॉजिटिव पोटेंशियल पर रखे हैं।
अगर हम इस पोटेंशियल को धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस ए को पॉजिटिव के साइड में इंक्रीज करते हैं, तो क्या होगा कि यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन्स इस I1 इंटेंसिटी ऑफ लाइट के कारण यहाँ से मेटल प्लेट से निकले हैं, इस पॉजिटिविटी के कारण पोटेंशियल डिफरेंस, चूंकि ये पॉजिटिव साइड है इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव के साइड अट्रैक्ट होते हैं, तो जितना ज़्यादा पॉजिटिविटी बढ़ेगा उतने इलेक्ट्रॉन्स उधर ज़्यादा मूव करेंगे। ज़्यादा मूव करने से जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे उतना ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, और इस तरीके से जो फोटो करंट है वो पॉजिटिव पोटेंशियल के इंक्रीज करने पर क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा। ग्राफ के थ्रू समझ लेते हैं। ये है आपका पोटेंशियल और ये है फोटो करंट, वाई एक्सिस में फोटो करंट एंड एक्स एक्सिस में पोटेंशियल। अब ये इसका ओरिजिन है जीरो पोटेंशियल पर। जैसे ही पोटेंशियल को इंक्रीज करते जाते हैं, अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई पोटेंशियल अप्लाई ना करें तो क्या करंट फ्लो होगा? श्योर होगा, क्योंकि यहाँ पर हम पोटेंशियल प्रोवाइड करें या ना करें, यहाँ पर जो इंटेंसिटी, जिस इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यहाँ पर हम इंसिडेंट करा रहे हैं वहाँ इंसिडेंट होगा, इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकलेंगे तो किसी ना किसी वे में थोड़ा थोड़ा करके इस प्लेट तक पहुंचेंगे ही, कुछ अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स वहां पहुंचेंगे। इस वजह से जीरो पोटेंशियल पर भी हमको इस पर कुछ ना कुछ करंट शो होगा, कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन शो होगा और हमको करंट कुछ ना कुछ वैल्यूज मिलेंगे जीरो पोटेंशियल पर भी। उसके बाद अगर हम पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं, पॉजिटिव के साइड में इंक्रीज करते हैं, तो करंट बढ़ेगा और बढ़ेगा, बढ़ते जाएगा और एक पोटेंशियल ऐसा आएगा जहां पर वो कांस्टेंट हो जाएगा। मींस उसके फर्दर इंक्रीज करने, पोटेंशियल को फर्दर इंक्रीज करने के बाद भी उसके फोटो करंट में कोई चेंजेस नहीं आएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमको जो ग्राफ मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा, इस तरीके से। तरीके से मिलेगा। और ये जो जिस पॉइंट पर कांस्टेंट हो रहा है, जिस पोटेंशियल पर कांस्टेंट हो रहा है, उसके आगे फर्दर इंक्रीज करने पर कांस्टेंट ही रहेगा। इसका रीजन क्या है कि हम यहाँ पर जिस इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं उस पर्टिकुलर इंटेंसिटी ऑफ लाइट में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे जितने फोटॉन्स यहाँ पर आके स्ट्राइक करेंगे। मीन्स number of electron emitted is directly proportional to intensity of light। जितने ज्यादा इंटेंसिटी का लाइट उस मेटल प्लेट पर स्ट्राइक होगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कैथोड प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स निकल के एनोड के साइड में मूव करेंगे। पर्टिकुलर इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलना था वो निकल गए। अब एनोड को हम फर्दर इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स वहां से और नहीं निकल सकेंगे। मीन्स जितने इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं वही बस वहां एनोड तक पहुंचेंगे, चाहे हम एनोड के पोटेंशियल को कितना भी इंक्रीज कर लें। सो आफ्टर पर्टिकुलर करंट, मैक्सिमम करंट, इट बिकम कांस्टेंट। जो फोटो करंट है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी के लिए दिस करंट इज नोन एज सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट। इसके बाद हम पोटेंशियल को फर्दर इंक्रीज करेंगे तब भी ये इंक्रीज नहीं होगा। अब अगर हम पोटेंशियल को जस्ट अपोजिट साइड में इसके पोलैरिटी को चेंज कर देते हैं यहाँ पर, तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। सी के रिस्पेक्ट में ए का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा या ए का पोटेंशियल होगा सॉरी, तो वो निगेटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू सी। अब सी के रिस्पेक्ट में ये पोटेंशियल निगेटिव है, मींस इलेक्ट्रॉन रिपल्ड बाय दिस इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड के द्वारा रिपल किया जाएगा, रिस्ट्रिक्ट करेगा उसके मूवमेंट को। अभी ये एनोड के साइड में मूव कर रहे हैं, लेकिन जैसे हम उसके पोलैरिटी को चेंज करते हैं, ए निगेटिव पोटेंशियल पर आएगा, उसके जो इलेक्ट्रॉन है
उसके मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन आएगा, क्योंकि ये निगेटिव हो जाएगा और निगेटिव निगेटिव को रिपल करता है, तो इलेक्ट्रॉन्स रिपल होंगे। और चूंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर रहे हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज के साथ मूव कर रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज के साथ मूव कर रहे हैं मतलब अगर हम पोटेंशियल को थोड़ा सा निगेटिव साइड में ले जाते हैं तो जो कम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, लेकिन जो हायर काइनेटिक एनर्जीज वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो मूवमेंट करते ही रहेंगे। मीन्स जो कम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो जाने के कारण इलेक्ट्रॉन थोड़ा उसका जो करंट है, फोटो करंट थोड़ा सा कम हो जाएगा। फिर थोड़ा सा हम पोटेंशियल को निगेटिव साइड में फिर इंक्रीज करते हैं, ये निगेटिव साइड में फिर इंक्रीज करते हैं, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो उससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। फिर थोड़ा सा फोटो करंट हमको कम मिला। ऐसे करते करते हम पोटेंशियल डिफरेंस को या निगेटिव पोटेंशियल को इतना इंक्रीज कर देंगे कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन भी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। लास्ट केस होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है जिस इलेक्ट्रॉन के पास सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, तो हमको फोटो करंट 0 मिलेगा। तो जिस पोटेंशियल पर जो सबसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, वो पोटेंशियल कहलाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल इसलिए क्योंकि उन्होंने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स को भी स्टॉप कर दिया, मूवमेंट को स्टॉप कर दिया, यहां से हमको फोटो करंट 0 मिल गया। सो दिस इज दिस वोल्टेज एट विच द फोटो करंट बिकम्स 0, a negative potential at which photo current becomes 0. This potential is known as stopping potential. अब हम ये बात कर रहे थे कि जो पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स को भी रिस्ट्रिक्ट कर देता है। मींस ये बोल सकते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन is equal to स्टॉपिंग पोटेंशियल। ऐसा होगा क्योंकि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो भी स्टॉप हो जाता है। मींस उसको स्टॉप करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी वो स्टॉपिंग पोटेंशियल के इक्वल था। सो दिस इज फॉर द पर्टिकुलर इंटेंसिटी I1। अगर हम एक इंटेंसिटी I2 के लिए लेते हैं, मान लेते हैं कि I2 एंड I2 इज ग्रेटर देन I1, सो व्हाट विल हैपन, I2 ज्यादा है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इस पर ज्यादा स्ट्राइक होंगे, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलेंगे, तो जो मैक्सिमम सैचुरेशन करंट होगा वो I1 के रिस्पेक्ट में I2 पर ज्यादा होगा। सो इस तरीके से हमको ग्राफ मिलेगा, और ये आपके एनसीईआरटी बुक में इस तरीके से दिया है, कुछ कुछ रेफरेंस बुक में थोड़ा सा चेंज भी कर दिया है। तो हम देखेंगे कि जो I2 है उसके लिए सैचुरेशन करंट और I1 के सैचुरेशन करंट में दोनों में डिफरेंस है। I2 के लिए सैचुरेशन करंट ज्यादा हुआ क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स इस पर स्ट्राइक ज्यादा कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा इमिट कर रहे हैं, तो सैचुरेशन करंट I2 के लिए इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि इंटेंसिटी चेंज करने पर, क्योंकि यहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट लिया है, फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट, तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल रहा है वो हमको कांस्टेंट मिल रहा है। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो करंट। ये बोल सकते हैं कि फॉर पर्टिकुलर इंटेंसिटी ऑफ लाइट द intense potential या maximum increase on potential, with increase in potential photocurrent is increases, and after a particular potential further increase on potential the current does not increases, become constant। यहां से हम देखेंगे फोटो करंट
of photocurrent in photoelectric effect increases with increase in potential when and with when constant frequency of या a definite frequency of light is incident on metal plate and after a particular frequency of a potential it becomes constant, it becomes constant, and this current is known as saturation current. Saturation current. So इसका जो इफेक्ट है या ये बोल सकते हैं कि जो saturation current मिलता है does not depends on frequency of light but and it saturation current is changes with saturation current changes with intensity of light. इंटेंसिटी ऑफ लाइट को अगर इंक्रीज करते हैं तो सैचुरेशन करंट भी इंक्रीज होता है. सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो करंट. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल. जैसे कि हम देख रहे थे कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए हमको स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट मिल रहा था अलग अलग इंटेंसिटी चेंज करने के बाद भी. तो देखते हैं कि अब इसके फ्रीक्वेंसी का स्टॉपिंग पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट होता है. इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल. स्टॉपिंग पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट आता है. फिर वही देखते हैं कि हम एक पहले न्यू वन फ्रीक्वेंसी का लाइट को इंसिडेंट करते हैं. न्यू वन फ्रीक्वेंसी के लाइट को इंसिडेंट करेंगे तो ग्राफ के थ्रू हम जिस तरीके से देखे थे फिर हम देख लेते हैं कि क्योंकि हमको डिपेंडेंसी किस पर देखना है, फ्रीक्वेंसी का स्टॉपिंग पोटेंशियल का फ्रीक्वेंसी पर. सो यहां से हम देख लेते हैं जब का फोटो करंट हो गया वाई एक्सिस पर और ये हो जाएगा पोटेंशियल. एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए U1 के लिए अगर इंटेंसिटी हम कांस्टेंट लेते हैं, एक कांस्टेंट इंटेंसिटी के लिए डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हम चेंजेस करते हैं. कांस्टेंट इंटेंसिटी मतलब एक 50 वॉट का बल्ब ले लीजिए, 50 नहीं लेते हैं, जो हमारे जनरली कॉमन यूज होता है
10 वॉट का बल्ब ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ये वाइट कलर का है। वाइट कलर का है मीन्स हैव अ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी। इसी 10 वॉट के बल्ब को हम ब्लू कलर का लेंगे, सो इंटेंसिटी इज कांस्टेंट। वॉट के साथ में इंटेंसिटी कांस्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है। कलर के साथ में फ्रीक्वेंसी चेंजेस होती हैं। कलर के साथ में अगर एक और कलर ले लेते हैं ग्रीन, सो दिस थ्री बल्ब हैव same intensity of light but have different colors, mean different frequency। इस different frequencies of light को हम यहाँ पर इंसिडेंट करा रहे हैं। मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम यूवी रेज लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको एग्जांपल के तौर पर इस तीनों अलग अलग कलर्स का एग्जांपल हम बता रहे हैं कि अलग अलग कलर्स होने के कारण इसके फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आते हैं। लेकिन अगर एक वॉट का ही है, सभी सेम वॉट का ही है, तो इंटेंसिटी कांस्टेंट होगा। कलर चेंज करने से फ्रीक्वेंसी चेंज होता है, वॉट चेंज करने से इंटेंसिटी चेंज होता है। सो दिस different frequencies of light is used in this experiment। तो हम देखेंगे कि क्या इफेक्ट आता है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए, एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी के लिए, कांस्टेंट इंटेंसिटी के लिए जो सैचुरेशन करंट होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे कि हम पिछले वाला ग्राफ में देखे थे, इस तरीके से हमको फिर ग्राफ मिलेगा। ये मान लेते हैं कि ये इंटेंसिटी है जो कि कांस्टेंट है, और फ्रीक्वेंसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ν1। अब एक दूसरा फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ले लेते हैं ν2 विच इज ग्रेटर देन ν1। ν1 से ν2 ग्रेटर देन ν1। न्यू बोलते हैं इसको, ये NEU, ये है आपका प्रोनाउंसिएशन न्यू, जो कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। तो हम अब ν2 लेंगे। सैचुरेशन करंट, चूंकि इंटेंसिटी कांस्टेंट है, सैचुरेशन जो करंट होगा वो कांस्टेंट होगा। पोटेंशियल डिक्रीज होने के साथ साथ इसका जो इंटेंसिटी के साथ में वेरिएशन है वो तो वो सेम रहेगा, लेकिन चूंकि फ्रीक्वेंसी चेंजेस हैं तो थोड़ा सा इफेक्ट आएगा इसके जीरो पोटेंशियल पर। और ये चूंकि हम इसको I2 को ग्रेटर लिए हैं, ये I1 के लिए हो गया, I2 इस तरीके से हमको मिलेगा। और अगर हम फ्रीक्वेंसी ν2 के लिए, और अगर हम ν3 ले रहे हैं विच इज ग्रेटर देन, इस तरीके से हम शो कर देते हैं ν1, ν3 इज ग्रेटर देन ν2 इज ग्रेटर देन ν1। सो जो थर्ड ग्राफ मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर ν1, स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर ν2, स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर ν3, V2, V1, V2 और V3। इस तरीके से हमको डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल रहा है वो डिफरेंट मिल रहा है। हायर फ्रीक्वेंसीज के लिए हमको हायर स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल रहा है, निगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल हमको फ्रीक्वेंसी के साथ साथ में इंक्रीज होते मिल रहा है, मतलब लीनियरली ये बोल सकते हैं कि इन स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी के साथ में स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये हो गया फोटो करंट के साथ में हमको स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए चेंजेस मिल रहा है। याद रखना है कि इंटेंसिटी हमने क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है,
कांस्टेंट रखने के कारण हमको जो सैचुरेशन करंट मिलता है, फिर से आपको बता दूं कि करंट मीन्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा होगा या करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा। करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मीन्स जितने चार्ज ट्रैवल करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जितने कम टाइम में जितने ज़्यादा चार्ज जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग उसका करंट की वैल्यू बढ़ेगी। तो यहाँ पर इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है कितने इलेक्ट्रॉन्स उसके प्लेट से निकल रहे हैं। सो इंटेंसिटी अगर कांस्टेंट है तो करंट भी, सैचुरेशन करंट भी कांस्टेंट होगा, जो मैक्सिमम करंट होगा वो कांस्टेंट होगा। तो इस तरीके से पर्टिकुलर इंटेंसिटी के लिए, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंजेस आते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल के इक्वल होता है और वो फ्रीक्वेंसी के साथ में चेंज हो रहा है। अब यहाँ से थोड़ा सा समझिए आप कि फ्रीक्वेंसी का रिलेशन उसके काइनेटिक एनर्जी पर पड़ रहा है। मीन्स यहां से आप थोड़ा सा ये समझिए कि जो फ्रीक्वेंसी है वो किस पर डिपेंड करेगा, उस इलेक्ट्रॉन के एनर्जी पर डिपेंड करेगा, काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करेगा। मीन्स जो लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उस पर डिपेंड करेगा कि उस लाइट की एनर्जी कितनी है, या उस लाइट से जो फोटॉन्स आ रहे हैं उसकी एनर्जी कितनी है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। एक चीज और देख लेते हैं। अभी हमने फैक्ट देखा कि जो हमारा फोटो करंट है उसका जो वेरिएशन हो रहा है पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए और पर्टिकुलर इंटेंसिटी के लिए, वो किस प्रकार से हो रहा है। अब अगर हम इस फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हैं और इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखेंगे, तो अगर हम कैथोड प्लेट जो लगा हुआ है, इसमें मेटल लगा हुआ है, उस मेटल को चेंज कर देते हैं, उस मेटल को चेंज कर देते हैं तो क्या इफेक्ट होगा और इसका फ्रीक्वेंसी के साथ में किस प्रकार से वेरिएशन होगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, और ये हो जाएगा इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल का ही वेरिएशन देखा था फ्रीक्वेंसी के साथ में, इसलिए हम इसको रिलेट करते हैं अलग अलग मेटल सरफेस के लिए। हम डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स लेते हैं और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के लिए उस पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के लिए उसका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो किस प्रकार से वेरिएशन होता है। तो हम देखेंगे कि इसे हम लास्ट ग्राफ में हमने देखा था कि फ्रीक्वेंसी चेंज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होता है। फ्रीक्वेंसी चेंज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होता है। एक पर्टिकुलर सरफेस ऑफ मेटल के लिए फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन चेंज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल निगेटिव साइड में इंक्रीज होते जाता है विथ चेंज इन फ्रीक्वेंसी, विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते जा रहे हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल निगेटिव साइड, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल निगेटिव इसलिए हुआ क्योंकि जिस मोशन में, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, उसको हमको रिस्ट्रिक्ट करना है, रोकना है। मीन्स उसके जस्ट अपोजिट हमको क्या लगाना है, पोटेंशियल अप्लाई करना है, एनर्जी प्रोवाइड करना है कि नहीं आप रुक जाओ। मीन्स हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से वो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो निगेटिव होता है, लेकिन वो इंक्रीज होते जा रहा है। फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं, हमको उस इलेक्ट्रॉन्स या उससे जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी को जीरो करने के लिए, मीन्स उसका इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए हमको पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो और इंक्रीज करना पड़ रहा है। तो हम पर्टिकुलर मेटल के लिए देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी के साथ में जो पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो लीनियरली इंक्रीज होता है, लीनियरली इंक्रीज होता है। अगर हम इसको मेटल ए के लिए ले लेते हैं तो हम देखेंगे कि किसी एक पर्टिकुलर मेटल सरफेस के लिए ये जो फ्रीक्वेंसी है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ में इस तरीके से लीनियरली इंक्रीज होता है, और ये
कोई दूसरा मेटल बी ले लेते हैं तो इस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं, मतलब अलग अलग मेटल के लिए इस तरीके से वेरिएशन होता है। यहाँ पर इसको हम वी नॉट ले लेते हैं मेटल ए के लिए, ये वी नॉट हो जाएगा मेटल बी के लिए, विच इज द इनिशियल सो ग्रेटर इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा मीन्स फ्रीक्वेंसी रिलेटेड, यहाँ से आप समझ रहे होंगे कि फ्रीक्वेंसी का रिलेशन कुछ ना कुछ एनर्जी से जरूर है। मीन्स फ्रीक्वेंसी चेंज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, उसके काइनेटिक एनर्जी को कम करने के लिए, जीरो करने के लिए हमको एनर्जी जितना अप्लाई करना पड़ रहा है वो फ्रीक्वेंसी के साथ बढ़ रहा है। फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है, मीन्स कुछ तो कनेक्शन है। मीन्स एनर्जी ऑफ लाइट, या इसको हम बोल सकते हैं फोटोन, क्योंकि लाइट फोटॉन्स के फॉर्म में आते हैं, बंडल्स के फॉर्म में आते हैं, तो उस एक एक बंडल का जो एनर्जी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसके बारे में हम आगे जब हम वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों का एक साथ डिस्कस करेंगे तब देखेंगे। तो अभी तक का जो कंक्लूजन हुआ था, अभी तक जो कंक्लूजन निकल के आया उसके बारे में देखते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमको क्या क्या कंक्लूजन मिला। अभी जो लास्ट ग्राफ जो हम देखे हैं उसमें ये कंक्लूजन मिला कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वरीज विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। जो लास्ट ग्राफ अभी हमने इस तरीके से ये वाला बनाया था ना, वो ग्राफ से हमको पता चलता है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन varies with या changes with frequency of light, फ्रीक्वेंसी के साथ में उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाता है, बट इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, ये ध्यान रखेंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी मीन्स इंटेंसिटी को हम कितना भी इंक्रीज या डिक्रीज कर लें, जब तक फ्रीक्वेंसी में चेंजेस नहीं करेंगे उसके स्टॉपिंग पोटेंशियल में चेंजेस नहीं आएगा। यहाँ पर एक चीज और है, हमने कट ऑफ वोल्टेज या सॉरी कट ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ा था। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, so it is the minimum frequency required to eject a electron from the surface of metal। अगर एक सरफेस मेटल का सरफेस है, यहाँ पर हम एक यूवी लाइट दे रहे हैं या यूवी रेज दे रहे हैं, तो इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स कब तक नहीं निकलेंगे, जब तक उसको एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी जितना रिक्वायरमेंट होगा उतना फ्रीक्वेंसी हम अगर उसको प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो अपने मेटल सरफेस से नहीं निकलेगा। इसका इसी फ्रीक्वेंसी को, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है, उसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर हम यहाँ पर इंटेंसिटी को I1, I2, I3 कितनों इंक्रीज कर लें, लेकिन उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम है, सो देयर विल बी नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम इंटेंसिटी को कितनों भी इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी उसका सुटेबल नहीं है, मीन्स उसका मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो रहा है, so there will be no ejection of, yeah, there will be no emission of electron from the surface of metal surface से इलेक्ट्रॉन इमिशन होगा ही नहीं। so minimum there is minimum requirement, there is second point, there is a minimum frequency
frequency required, there is minimum frequency required to eject या to meet electron, या ये बोल सकते हैं टू, टर्म दिया हुआ इसमें emission, sorry, required to emit electron from its metal surface and it is independent of intensity. ये भी independent of intensity है, इसके इंडिपेंडेंट मतलब इंटेंसिटी को हम कितना भी इंक्रीज कर दें, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, जो इंटेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। हमने क्या देखा था कि इंटेंसिटी इंक्रीज करने से फोटो करंट इंक्रीज हो रहा था। सबसे पहला हमने वही देखा था ना कि इंटेंसिटी इंक्रीज करने से फोटो करंट इंक्रीज हो रहा है। यहाँ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से क्या चेंज आ रहा है, उसके मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है, या स्टॉपिंग पोटेंशियल में चेंज आ रहा है, उसके काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है। अगर हम उसके फ्रीक्वेंसी को एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलता ही नहीं है। मीन्स इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा, जब उसके पास मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायरमेंट होगा, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होगा, या मिनिमम एनर्जी उसके पास आएगा कि वो अपने एटम से, स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि एटम से वो निकलने के लिए कुछ एनर्जी लेता है, तो उसके पास मिनिमम एनर्जी आनी चाहिए, तभी वो अपने जगह से या अपने फोर्स फील्ड से, एटम के साथ वो बंधा हुआ है वहां से फोर्स फील्ड से बाहर निकल पाएगा। तो इस तरीके से जो फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी का वेरिएशन इफेक्ट है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में किस तरीके से होता है, ये था आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका जो थ्योरेटिकल प्रूफ जिसने दिया था वो थे एल्बर्ट आइंस्टीन। ये तो जो हेल्वेग एंड लिनार्ड है, इन्होंने एक्सपेरिमेंटल एक सेटअप तैयार किया और उन्होंने ये सब ऑब्जर्वेशन किया, ये सब ऑब्जर्व किया, और इसको थ्योरेटिकली प्रूफ करने के लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कॉन्सेप्ट दिया था। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको हम फर्दर क्लास, आगे क्लास में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।